इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे लोगों के मन में उच्चियाज को लेके हेट पैदा हुई। इसमें सबसे बड़ा रोल था अपने तोबिरामा का और अपने दांजो भाई साहब का। दांजो का जो रोल था लोगों के मन में हेट पैदा करने का, वो तुम लोग को आगे समझ में आ जाएगा। दांजो खुद भी अपने मन में काफी ज्यादा हेट लेके घूमता था उच्चियाज को लेके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी बात करी कि जब नारुतो का जन्म होने वाला था तो उस टाइम किसी ने नाइन टेल्ड बीस्ट की सील को अनसील कर दिया था, जिसकी वजह से नाइन टेल्ड कोनोहा के अंदर आ गया था और उसने डिस्ट्रक्शन मचानी शुरू कर दी थी। वहां मैंने तुम लोग को ये बात भी बताई थी कि अगर नाइन टेल्ड को कंट्रोल करना है तो किसी उच्चिया की जरूरत होगी, क्योंकि शारिंगन की जरूरत होती है नाइन टेल्ड को कंट्रोल करने के लिए, और शारिंगन होता है सिर्फ किसी उच्चिया के पास। ना ये चीज हुई कैसे, कौन नाइन टेल्स को कोनोहा के अंदर लेके आया और कैसे वो अंदर लेके आया, इस चीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग उच्चियाज के इन्वॉल्वमेंट की। तो जब नाइन टेल्ड बीस्ट कोनोहा के अंदर डिस्ट्रक्शन मचा रहा था, तब उस टाइम पर जो उच्चिया क्लैन के लीडर थे फुगाकू उच्चिया, जो इताची और सासुके के पिताजी थे, उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर दिया था कि नाइन टेल्स को अगर रोकना है तो शारिंगन की जरूरत पड़ेगी, और अगर शारिंगन चाहिए तो उच्चिया क्लैन को बीच में जाना पड़ेगा। और उस टाइम पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते थे और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी थे उच्चिया क्लैन के अंदर, इसलिए नाइन टेल्ड बीस्ट को रोकने के लिए वो उसके पास जा रहे थे। लेकिन उसको बीच में एक बंदे ने रोक लिया और नाइन टेल्ड के पास जाने नहीं दिया, और वो बंदा था दांजो। दांजो को ऐसा लगता था कि नाइन टेल्स को इस विलेज के अंदर कोई उच्चिया लेके आया है, क्योंकि बिना शारिंगन के नाइन टेल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने फुगाकू उच्चिया को बिल्कुल भी पास नहीं जाने दिया नाइन टेल्स के। उसको डर था कि फुगाकू ये सारी चीजें करवा रहा है और वो पूरे कोनोहा विलेज को बर्बाद करना चाहता है। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो दांजो ने कोनोहा के एल्डर्स की हेल्प लेके पूरे उच्चिया क्लैन को नाइन टेल्स से काफी दूर करवा दिया था, जिसकी वजह से फुगाकू बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवा पाए थे नाइन टेल्स को रोकने के लिए। अब इस चीज को लेके पूरा उच्चिया क्लैन गुस्से में था, क्योंकि भाई वो मदद करने जा रहे थे और उनको मदद करने नहीं दी। ऊपर से उन लोगों को एल्डर्स और दांजो ट्रेटर समझ रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं था अपने लोगों पे। फिलहाल उस टाइम तो फुगाकू ने कहा कि अभी कुछ करना सही नहीं होगा, क्योंकि अपने विलेज पर काफी बड़ी दिक्कत आ चुकी है। फिलहाल सब लोग शांत रहो, इस चीज के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अब जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया, नाइन टेल्स को वापस से कैप्चर कर लिया गया, मिनाटो और कुशिना की मौत हो चुकी थी और नाइन टेल्स की तबाही रुक चुकी थी, तो उस इंसिडेंट के बाद काफी सारी चीजें हुई, और इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो थी उच्चिया क्लैन को एकदम कोनोहा के कोने पर धकेल देना। जब ये इंसिडेंट पूरा खत्म हो चुका था तो दांजो ने कोनोहा के एल्डर्स के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया कि वो लोग उच्चिया क्लैन को कोनोहा के एकदम साइड में भेज देंगे। इसका मतलब ये था कि वो उच्चियाज को अपने गांव से एकदम बाहर नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि वो उनको अपने गांव के सारे लोगों से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उच्चिया क्लैन को ये रीजन दिया कि भाई तुम लोग काफी बढ़िया लोग हो, तुम लोग को ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो तुम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग एक बढ़िया सा ग्राउंड दे रहे हैं। अब उच्चिया क्लैन वाले इतने पागल नहीं थे कि उन लोग को समझ नहीं आएगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन लोगों ने अच्छे से ये चीज समझ ली थी कि भाई अब तो हमारा हो चुका है, इन लोग को रत्ती पर भरोसा नहीं है हम पे। और अब फोर्थ होकागे के जाने के बाद जो सरकार आई है ना, वो एकदम न्यायिक पागल है, इस सरकार के बस का नहीं है भाई कुछ भी। तो उच्चिया क्लैन के लोग जो पहले से ही भड़के हुए थे, उन्होंने अंदर ही अंदर तख्ता पलट की तैयारियां शुरू कर दी। अब जितने लोगों को तख्ता पलट नहीं पता तो उन लोग को बता दूं, जब किसी जगह की सरकार अच्छे काम नहीं करती तो लोग वहाँ की सरकार को हटा के खुद सरकार पर बैठना चाहते हैं, और इसी चीज को कहा जाता है तख्ता पलट। तो अब उच्चिया क्लैन के लोग इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे कि फोर्थ होकागे के मरने के बाद अब जो थर्ड होकागे है उसको कुर्सी से हटाया जाए, और उसके साथ साथ सारे एल्डर्स और डांजो को भी हटा दिया जाए, और वो लोग खुद आके अब होकागे की कुर्सी पे बैठ जाए, मतलब फुगाकू को बिठा दे। अब इससे उच्चिया क्लैन पूरे कोनोहा गांव को अपने तरफ से चला सकता था अपनी मर्जी से। लेकिन दांजो भी पागल नहीं था, उसने ये चीज समझ ली थी कि उच्चिया क्लैन वाले अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए दांजो ने एक बंदे को काम दिया कि उसको उच्चिया क्लैन के ऊपर नजर रखनी है, और वो बंदा था उच्चिया क्लैन का सबसे टैलेंटेड प्रोडिजी इताची उच्चिया। पूरे उच्चिया क्लैन में काफी ज्यादा गिफ्टेड बंदा था ये, इसलिए दांजो को अच्छे से पता था कि इताची का पोटेंशियल क्या है, और उसने इस काम के लिए इताची को चुना। और वहीं दूसरी तरफ उच्चिया क्लैन वाले भी इताची को काफी ज्यादा अच्छा मानते थे और काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी था इताची, क्योंकि वो फुगाकू का बेटा था। ऊपर से वो ब्लैक एनबू में था, मतलब सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में। इसलिए फुगाकू ने इताची को एक टास्क दिया कि उसको सरकार के ऊपर नजर रखनी है, और सरकार जितनी भी चीजें कर रही है उन सारी चीजों के बारे में आके उच्चिया क्लैन को बताना है, ताकि वो अपना जो मिशन है उसको ढंग से अंजाम दे सके। अब इस मोमेंट पर आके इताची एक बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका था, क्योंकि वो एक डबल एजेंट बन चुका था। अब इताची को उच्चिया क्लैन की खबर देनी है सरकार को, और सरकार की खबर देनी है उच्चियाज को। और यहीं पर इताची समझ नहीं पा रहा था कि उसको करना क्या चाहिए, और इसी मोमेंट पर एक बहुत बड़ी चीज हुई जिसको कहते हैं मैनिपुलेशन। दांजो ने इताची को मैनिपुलेट करके सारी चीजें उगलवा ली कि कैसे वो उच्चिया के लिए भी काम कर रहा है, और वो उच्चियाज का भी एक स्पाई है जो कि सरकार की खबर जाके उच्चियाज को दे रहा है। लेकिन इताची भी इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होने वाला था। वो मैनिपुलेट इसीलिए हुआ क्योंकि उसको समझ आ चुका था कि अब उसके क्लैन के लोग जो करने वाले हैं उससे एक जंग छिड़ जाएगी। इताची ने काफी छोटी उम्र में लड़ाई देख ली थी, और उसको पता था कि अगर कहीं वॉर होता है तो उस वॉर के बाद क्या सिचुएशंस बन
जाती है, कितने ज्यादा इनोसेंट लोग मारे जाते हैं उस वार में। इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि कहीं भी किसी भी तरह से वार हो, वो हमेशा से वॉर को रोकना चाहता था। इसीलिए उसने दांजो को बता दिया कि उचिया क्लैन वाले ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं और अगर वो लोग मूव पे आ गए, उन्होंने कोई भी कदम उठाया तो वार तो पक्का होगी। इसी चीज का फायदा उठाया दांजो ने, और दांजो ने इताची को जो बातें बताई वो बातें बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे थी। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद दांजो ने इताची को एक मिशन दिया और वो मिशन ये था कि इताची को अपने पूरे क्लैन को मारना होगा, वो भी जान से, किसी भी एक को नहीं छोड़ना होगा, सबको, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरतें हो या आदमी हो, उसको सबको खत्म कर देना होगा। अब जाहिर सी बात है, ये बात अगर तुम लोग सुनोगे तो तुम लोग तो साफ मना कर दोगे कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। बातें करते हैं भाई, बातों से सुलटा लेते हैं मामला। लेकिन इताची जान चुका था कि अब बातें करने से कुछ नहीं होगा, और अगर तुम लोग उस पॉइंट पर इताची के दिमाग से सोचते तो तुम लोग को भी पता चल जाता कि बातें करने से अब कुछ होगा नहीं। उचिया क्लैन के साथ जो जो चीजें हो रही थी, उचिया उन चीजों को अब नहीं सहन करने वाले थे और वो लड़ाई तो पक्का करते ही करते। और अगर लड़ाई होती तो सबसे पहले तो कोनोहा के अंदर ही सिविल वॉर चालू हो जाता, जिसकी वजह से काफी सारे लोग तो मारे ही जाते जिनकी कोई गलती नहीं थी। इसके ऊपर से कोनोहा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, और इसके ऊपर भी सोने पे सुहागा लगाने के लिए भाई बाहर के लोग आ जाते इस लड़ाई में अपना हाथ धोने के लिए, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है तो बाहर के लोग तो हमेशा ही बीच में पड़ते हैं। और यही चीज थी जो इताची नहीं चाहता था बिल्कुल भी। वो कभी नहीं चाहता था कि वार हो, क्योंकि अगर वार हो गई तो काफी सारे इनोसेंट लोग मरेंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी इताची ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस मिशन को एक्सेप्ट करने के बाद भी उसने एक कंडीशन रखी। वो कंडीशन क्या थी मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा। अब ये मिशन एक्सेप्ट करने के बाद इताची निकल गया था अपने पूरे क्लैन को मारने के लिए, और उसने एक रात में अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। उचिया क्लैन के इस मैसेक्रे में सिर्फ 2 ही उचियाज ऐसे थे जो सरवाइव कर गए थे, और वो 2 उचिया थे, सबसे पहले सासुके उचिया और दूसरा था ओबितो उचिया। सासुके इसीलिए बच गया क्योंकि इताची ने पहले से ही सरकार से कांटेक्ट कर लिया था कि मैं चाहे किसी को भी मार दूं लेकिन मैं कभी सासुके को नहीं मारूंगा, क्योंकि इताची दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे भाई से करता था और वो कभी भी सासुके को नहीं मार सकता था, चाहे इस चीज के लिए उसको फिर वॉर ही क्यों ना शुरू करनी पड़ जाए। इसलिए कोनोहा के एल्डर्स ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, तू सासुके को मत मारियो और तेरे जाने के बाद सासुके की सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, लेकिन तुझे आगे सबको मारना होगा। और जो दूसरा सर्वाइवर है ओबितो उचिया, वो कैसे बच गया? तो देखो ओबितो भी मर जाता, लेकिन ओबितो उस टाइम पर मरा ही हुआ था। मेरा मतलब है कि कोनोहा के अंदर ओबितो उस टाइम पर मरा हुआ कंसिडर कर लिया गया था। ओबितो इताची से पहले के टाइम का, और वो 4th होकागे मिनाटो का स्टूडेंट था। एक बार 3rd ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे मिनाटो की टीम को एक मिशन मिला और उस मिशन के अंदर ओबितो के ऊपर एक पत्थर गिर गया था, जिसकी वजह से सब लोग ये समझने लगे थे कि भाई ओबितो मर चुका है, लेकिन ओबितो मरा नहीं था। उसके बाद ओबितो के साथ काफी सारी चीजें हुई, वो मादरा से मिला, उसको भी मैनिपुलेट किया गया और वगैरह वगैरह। वो अगर तुम लोग को जानना है तो मैं कभी और बता दूंगा किसी और वीडियो में। बस तुम लोग इतना समझ लो कि ओबितो सर्वाइव कर गया था और वो छुप के रह रहा था। फिर उसने अपनी आइडेंटिटी फिर उसके बाद कभी किसी को बताई नहीं। और हाँ, उचिया क्लैन के मैसेक्रे में इताची का साथ दिया था ओबितो ने, वो भी एक अलग चीज है, वो भी अलग स्टोरी है, तुम लोग को जाननी है तो मैं कभी और बता दूंगा। लेकिन यही वो 2 सर्वाइवर थे जो उचिया क्लैन मैसेक्रे को सर्वाइव कर गए थे, क्योंकि ओबितो के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है। सब लोग ये सोच रहे थे कि वो मर गया, और दूसरा सासुके को इताची ने कभी मारा ही नहीं। तो बस यही रीजन था कि इताची ने अपने पूरे क्लैन को मार दिया, क्योंकि वो वार नहीं चाहता था। इताची ने ये सोचा कि पूरे गांव को बचाने के लिए कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना जरूरी है, इसलिए उसने अपने क्लैन को मार दिया और खुद ने जाके अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया। इस चीज के ऊपर लोगों के अपने अपने अलग अलग थॉट्स हैं। वेल, तुम्हारे इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जाओ अब यहाँ से।